दर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, मतलब सीईटी जिसको शॉर्ट में बोला जा रहा है, सीईटी। तो आप शायद कल से जो है इस न्यूज में बहुत बार आपने सीईटी के बारे में सुना होगा। तो ये सीईटी एक्चुअली में है क्या, तो हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक लाइव मिंट का एक आर्टिकल है, मिंट एक न्यूज पेपर है। तो उन्होंने लिखा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गेट्स कैबिनेट नोड, मतलब जो एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसे कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है। एंड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, और कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब जो सीईटी है, इसको भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है अप्रूवल मिल गया। तो जो गवर्नमेंट है हमारी, जो कैबिनेट है, उसने एनआरए और सीईटी दोनों को जो है अप्रूवल दे दिया है। तो ये पूरा है क्या मामला, इसी के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसकी जो बात हुई थी, वो 2000 इस साल का जो बजट आया था, फरवरी 20 में जो है जो बजट आया था, तो उसमें हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इस बात का डिस्कस किया था। उन्होंने क्या बोला था उसमें कि द गवर्नमेंट इंटेंड टू इंट्रोड्यूस मेजर रिफॉर्म्स इन रिक्रूटमेंट टू नॉन गैजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। उन्होंने बोला था कि जो नॉन गैजेटेड पोस्ट है, मतलब जो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के जो पोस्ट है, या आप ग्रुप डी को भी इंक्लूड कर लो, तो ये जो पोस्ट हैं, इन पोस्ट के लिए जो है जो गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, रिक्रूटमेंट में एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म लेके आने वाली है। और इसी तरह जो है उन्होंने एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात की थी। अब न्यूज में क्या है, कल जो हुआ क्या था कि 19 आज मैं 20 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ, तो कल 19 अगस्त को जो हमारी यूनियन कैबिनेट है, उसने जो है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को जो है अप्रूवल दे दिया। और ये जो एनआरए है वो क्या करेगी, दैट विल कंडक्ट ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी। और ये जो है एनआरए जो है हर एक साल हमारे देश में एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। और इससे क्या होगा कि जो है नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए जो है कैंडिडेट को वहाँ से लेके आया जाएगा, मतलब कैंडिडेट को जो है छाटा जाएगा। अब इस सब की पहले जाने थे कि एनआरए क्या होता था। एनआरए का फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और ये जो एजेंसी होगी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी, लाइक एनटीए। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है। और एनटीए का जो है, एनटीए को क्या किया गया था, यूजीसी जो यूनियन ग्रांट कमीशन था, यूजीसी को हटा के जो है एनटीए को लाया गया था। और एनटीए का जो रिजल्ट है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आया है। तो ये जो है एनआरए होगी वो एनटीए के ऊपर, एनटीए की तरह ही मिलती जुलती एजेंसी होगी। और ये जो एजेंसी क्या करेगी कि ऑर्गेनाइज कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन गैजेटेड पोस्ट। यहाँ पे आपको याद रखना है, नॉन गैजेटेड का बार बार आपको आ रहा है, तो ये जो वर्ड है ये आपको एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो नॉन गैजेटेड में क्या होता है कि जो ऑफिसर लेवल, जो जो गैजेटेड में होता है कि ए लेवल के जो जॉब होता है, लाइक जैसे आपको पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हुआ, या यूपीएससी हुआ, तो ये सारे जो जॉब्स होते हैं वो गैजेटेड पोस्ट होते हैं इन्हें, और इन्हें ग्रुप ए का जॉब बोला जाता है। वहीं पे नॉन गैजेटेड पोस्ट में ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के जो जॉब्स होते हैं उसको बोला जाता है नॉन गैजेटेड पोस्ट में। तो मेनली जो ये एनआरए होगी वो किसके लिए काम करेगी, नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए काम करेगी। और देयर विल बी एटलीस्ट वन टेस्ट सेंटर, मतलब हर एक सिटी में, जितने भी दुनिया में, जितने भी इंडिया में जितने भी सिटीज है, वहाँ पे कम से कम एक टेस्ट सेंटर होंगे ही होंगे, भले ही वो सिटी कितना भी छोटा हो, वहाँ पे एक टेस्ट सेंटर होगा ही होगा। और मैक्सिमम नंबर जो है वो कितना भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है सिटी के ऊपर, कि सिटी का जो साइज है, उसका एरिया और उसकी जनसंख्या कितनी बड़ी है। तो कम से कम जो है ये जो है क्या करेगा, आपकी जो है आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज है, आपका टाइम है, उस सबको जो सेव करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, मान लेते हैं अगर एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो एसएससी का एक एग्जाम आपका टायर 1 का एग्जाम किसी और सिटी में होता है, तो टायर 2 का जो है एग्जाम है वो किसी और सिटी में होता है। तो इससे क्या होता है कि आपको बार बार ट्रैवलिंग करना पड़ता है, बार बार आपको कहीं जाना पड़ता है। तो इसको लेके जो है हर एक सिटी में जो है एक टेस्ट सेंटर बनाया जाएगा। और आपका जो एग्जाम होगा, मेनली अभी तक ये क्लियर तो नहीं किया गया, लेकिन जैसे चांसेस लग रहे हैं कि मेनली आपके एग्जाम को जो है आपकी सिटी में आयोजित कराया जाएगा। उसका जो सीईटी है, सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या होगा कि एक सिंगल इंट्रांस एग्जामिनेशन होगा फॉर ऑल नॉन गैजेटेड पोस्ट ग्रुप बी एंड सी। और ये पूरे साल में एक बार आयोजित किया जाएगा। अभी जब बजट के दौरान जो बोला जा था कि या तो एक बार या 2 बार आयोजित किया जाएगा, लेकिन जब कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया, तो अब बोला जाए कि इसको साल में एक बार आयोजित कराया जाएगा सीईटी को। अब सीईटी में क्या होगा कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई दिस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कैन अप्लाई टू एनी रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। सीईटी को बोला जाएगा कि ये टायर 1 का जो है एग्जाम है। और आप अगर टायर 1 पास कर जाते हैं, तो इसका जो स्कोर कार्ड होगा, स्कोर कार्ड विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। और जैसे ही मान लेते हैं अगर कोई भी जॉब आती है, वैकेंसी आती है, तो आपके पास ये 3 साल के लिए वैलिड है, तो आप क्या करते हैं, उसके जो सेकंड फेज का एग्जाम है, मान लेते हैं अगर ये आपने प्री, इसको मान ली प्री है, तो सेकंड फेज का जो एग्जाम होता है मेंस होता है। तो आप क्या करेंगे कि आप डायरेक्टली मेंस देने चले जाएंगे। और ये आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है, तो मान लेते हैं कि आपने प्री निकाल लिया, एक सीटी क्वालिफाई कर गए, तो उस समय क्या होगा, आप 3 साल के लिए आपका स्कोर कार्ड वैलिड है।
तो अब अगर आपका प्री निकल गया तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेंस पे फोकस करना है, या आपको डायरेक्टली इंटरव्यू अगर में आ रहा है तो उस इंटरव्यू पे फोकस करना है। तो इससे क्या होगा कि आपने एक बार पढ़ाई करके, एक साल पूरे पढ़ाई करके आपने सीटी क्वालिफाई कर लिया, और उसके बाद आप अगले 3 सालों तक आप अच्छे मार्क्स लेकर आए, और अगले 3 सालों तक आप क्या करोगे कि सिर्फ अपने नेक्स्ट लेवल के एग्जाम के ऊपर फोकस करोगे। और जो है इसमें एक और चीज़ है कि जो 10th लेवल के लिए या 12th लेवल के लिए या ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम्स होंगे। मान लेते हैं कि जो इंसान जो 10th पास है वो इस 10th वाले को एग्जाम देंगे, जो 12th पास है वो 10th और 12th दोनों में अपियर हो सकते हैं, दोनों में एग्जाम दे कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट लेवल है वो ग्रेजुएशन 10th और 12th दोनों में वो अपियर हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि मान लेते हैं अगर रेलवे की कोई वैकेंसी आती है ग्रुप डी की, वहाँ पे आपको सिर्फ 10th वाले स्टूडेंट की जरूरत है। जो 10th वाले उन्होंने इस एग्जाम को पास किया हुआ है, तो क्या करेंगे डायरेक्टली जो है उसका सेकेंड टायर के लिए, जब माने तो ये सीटी क्वालिफाई कर लिया तो उसका जो नेक्स्ट लेवल है उसके लिए वो अप्लाई करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर स्टूडेंट का एक बार जो स्कोर कार्ड आ गया तो 3 साल के लिए वैलिड है। अगर मान लेते हैं कि 100 मार्क्स का एग्जाम है और उसको 50 मार्क्स ही आए, तो क्या वो अपियर हो सकता है दूसरी बार? तो आंसर है बिल्कुल, वो दूसरी बार अपियर मान लेते हैं, अगले साल अपियर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे मानते हैं कि 2020 में क्या हुआ कि आपको 50 नंबर आए, तो आपने क्या किया 2021 में फिर से जो है एग्जाम दिया और वहाँ पे आपको 60 नंबर आए। तो आप क्या करेंगे, अब 1 साल तक तो आप 50 वाले नंबर पे ही काम चलाएंगे, लेकिन जैसे ही 2020 में एग्जाम हुआ वहाँ पे आपका रिजल्ट आया, आप 60 नंबर लेके आ गए, तो अब जो है आप 2021 से जो है इस 60 नंबर वाले स्कोर कार्ड का यूज करेंगे। और अगर वॉइस वर्सा होता है, मान लेते हैं कि आप 2020 में आपका 80 नंबर है और 2021 में आपका 60 नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप क्या करो कि आप 2020 वाले ही स्कोर कार्ड का यूज करो। तो आप जो है हर एक साल एग्जाम दे सकते हैं, ये पॉसिबल है आपके लिए। और आपके जिस एग्जाम में भी बेटर नंबर है उसका आप यूज कर सकते हैं, उस स्कोर कार्ड का आप यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। अब सबसे पहले बात है कि ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, इसे क्यों लाया गया है? तो अभी तक जो हम देख रहे हैं कि देश में जो है 20 से ज़्यादा जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी है। जैसे मान लेते हैं आप आरआरबी देख रहे हो, आप एसएससी देख रहे हो, आप आईबीपीएस है, तो इस तरह बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है पूरे कंट्री में। और अगर कोई स्टूडेंट है तो वो आरआरबी का भी एक जो एग्जाम दे रहा है, अगर वो सरकारी जॉब के लिए तैयारी करता है तो वो एसएसबी का भी देगा, वो बैंक का भी दे रहा है, आईबीपीएस का भी है। तो क्या है कि अगर एक स्टूडेंट है तो उसको तीनों एग्जाम देना पड़ा है। और कभी कभी क्या होता है कि जिस दिन आपका आरआरबी का एग्जाम हो उसी दिन आपका बैंक का भी एग्जाम हो रहा था, आप किसी एक एग्जाम में ही अपियर हो सकते हैं। अगर एसएससी का एग्जाम है, अगर एसएससी का कभी कभी एग्जाम 4 टायर में जाता है, अब सीजीएल का देखोगे, तो अब अगर 4 टायर में एसएससी का एग्जाम है तो वो कभी इस शहर में, कभी इस शहर में, कभी इस शहर में, कभी इस शहर में। तो उसमें क्या था कि आपको टाइम और मनी जो है और आपका जो सब कुछ है उसमें वेस्ट जाता है। तो उस चीज़ को जो खत्म करने के लिए, उस मल्टीपल जो एग्जाम स्टूडेंट को मल्टीपल एग्जाम्स के लिए जो अपियर होना पड़ता था, उसको जो है खत्म करने के लिए इसको लाया गया है। इसमें क्या था कि आपको स्टूडेंट हैव टू ट्रेवल अराउंड द कंट्री फॉर दिस एग्जाम्स, आपको पूरे देश में घूमना पड़ता है। आप बिहार में है, आपको एग्जाम सेंटर आपका यूपी में है, तो आपने जैसे देखा कि एनआरए क्या है, हर एक सिटी में एक टेस्ट सेंटर आयोजित करेगा, टेस्ट सेंटर बनाएगा, तो आपका जो भी एग्जाम होगा वो आपके सिटी में भी हो जाएगा। अब एक चीज़ और है कि अभी तक जो हम एग्जाम्स दे रहे थे वो सिर्फ 2 लैंग्वेज में दे रहे थे। कितने लैंग्वेज में? 2 में। और अभी जो अब एनआरए जो एग्जाम देगी वो कितने लैंग्वेज में देगी? तो 12 लैंग्वेज में होगा। अभी आप देख रहे थे हिंदी या इंग्लिश में ही था, लेकिन अब जो है अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने लोकल लैंग्वेज में भी एग्जाम दे सकते हैं। दिस विल ब्रिंग ईज टू रिक्रूटमेंट, ईज टू ऑफ सिलेक्शन एंड देयर बाई ईज ऑफ लिविंग फॉर एस्पिरेंट कैंडिडेट। तो कहा कि ये रिक्रूटमेंट में भी ईज लाएगा कि आपने जो है जो कैंडिडेट चाहिए, आपने मान लीजिए कोई आरआरबी क्या कर रही है, आप एक 10th लेवल का वैकेंसी निकाल रही है और आरआरबी ने बोल दिया कि जो 60 से ऊपर वाले जो नंबर है जो सिटी में है वही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। अब 60 से नीचे वाले जितने भी स्टूडेंट थे वो सब तो छट गए। तो इससे क्या होगा कि जो रिक्रूटमेंट है वहाँ पे वही स्टूडेंट है जो एलिजिबल है। अब आरआरबी को क्या करना है, इन्हीं 60 वाले से ऊपर वाले जो स्टूडेंट है उन्हीं में से उन्हें छाटना है। ये नहीं कि आपको 0 से लेकर 100 तक जो भी स्टूडेंट है वो आ गए, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन में भी और रिक्रूटमेंट में ये हेल्प करेगा। और ईज ऑफ लिविंग ऑफ एस्पिरेंट कैंडिडेट्स, और आपकी ईज ऑफ लिविंग मतलब मान लीजिए कि आपको ट्रैवल करना होता था, आपको पैसे देना, बार बार एग्जाम देना है तो आपको पैसे देना है, तो वो सारी चीज़ें ही हट जाएगी। तो आपके क्या होगा कि आपकी जो लिविंग है वो लिविंग का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और आपके जो तैयारी का प्रिपरेशन का जो स्टैंडर्ड है वो भी जो है बढ़ जाएगा। क्योंकि आप अब आपको बार बार एग्जाम देने जाना नहीं, तो आपको घर पे रहना है, घर पे रहना है तो आपको पढ़ना है, और पढ़ना है तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि सबको ये पढ़ना है, ये नहीं कि आप ही को पढ़ना है, सबको पढ़ना है, तो कंपटीशन का लेवल भी बढ़ेगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको एक टफ कंपटीशन के लिए सीटी के आने के बाद आपको एक टफ कंपटीशन के लिए रेडी रहना है।
और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा पेपर लीक, जो पेपर्स लीक होते हैं, वो पेपर लीक हट जाएगा, क्योंकि अभी मान लेते हैं कि पूरे साल में अगर 500 एग्जाम हो रहे हैं और अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी ले रही है, तो कोई अगर एक दो एग्जाम में अगर पेपर आउट भी हो गया तो उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं था किसी को, रिक्रूटमेंट एजेंसी को। आपने देखा होगा स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन बाद में जाके कुछ होता नहीं है। अब क्या होगा कि जब पूरे साल में एक ही एग्जाम होगा और पूरे देश के लिए एक ही एग्जाम होगा, एक ही टाइम पे होगा, तो क्या होगा कि जो एजेंसीज है, जो एनआरए है, वो अपना पूरा जी जान लगा देगी इस पेपर को लीक होने से बचाने के लिए। और जब पूरे देश में एक ही टाइम में एक ही बार एग्जाम होगा, तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो उस नॉर्मलाइजेशन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते थे जिनका एग्जाम अच्छा जाता था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता था। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं जाता था, फिर भी नॉर्मलाइजेशन के कारण उनका सिलेक्शन हो जाता था। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है उसको भी हटा दिया जाएगा और पेपर लीक भी नहीं होगा अब। तो ये सारी जो है इसके कारण, इसीलिए जो है ये सारी चीज़ जो है एनआरए को और सीईटी को लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो आशा करता हूँ आपको इस सीईटी और एनआरए के बारे में काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उस डाउट को पूछिए, मैं आपको उसमें आंसर कर दूंगा। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।